हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड बिल्कुल ठीक हो। एंड देखा जाए तो हम लोग चैप्टर कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 विच वाज फेडरलिज्म। आपकी सिविक्स की बुक से था ये चैप्टर। ठीक है, सो गाइस इसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा आप जाके जल्दी से देख सकते हो, बहुत ही इजी पीजी एक्सप्लेनेशन में है तो आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला है उसको जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। What makes India a फेडरल कंट्री? ठीक है, सबसे पहली बात तो इंडिया खुद में ही एक फेडरल कंट्री है। उसने ये फेडरल सिस्टम को बहुत पहले ही अपना लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज ये फेडरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे इंडिया जैसी बड़ी विशालतम कंट्री ले लो या फिर छोटी कंट्री ले लो, फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम कोई भी अपना सकता है। ठीक है, अब गाइज फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सारी की सारी पावर जो होती है ना, एक नेशन को चलाने की सारी पावर जो होती है वो एक ही गवर्नमेंट के पास हो, ये सही नहीं रहता। इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का टायर हो। लेकिन इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और थर्ड टायर भी है विच इज लोकल गवर्नमेंट। सो इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं गाइस, कि पावर को ना क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। सिर्फ एक ही टायर नहीं है, 2 या 3 टायर है। इसको फेडरल सिस्टम बोला जाता है, जहां पे पावर को आप बांट दे रहे हो आगे। ठीक है, सो गाइज ये फेडरल सिस्टम इंडिया में क्यों अपनाया गया? तो पहली बात तो है कि इंडिया बहुत डाइवर्स है, इंडिया बहुत बड़ा है, यूनिकली डाइवर्स है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सो इसके लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को सारी पावर दे देना ये सही नहीं रहता। आई थिंक अलग अलग टायर रहेंगे तो हेल्प मिल जाएगी। जैसे घर के अंदर मम्मी सारा काम कर देती है और आप एक काम मम्मी का काम कर देते हो ना, लाइक चाय बना देते हो या आटा वाटा गूंद देते हो। मैं तो 2-3 काम मम्मी की कर देती तो मम्मी को थोड़ा आराम मिलता है, चलो मैं 2-3 मिनट का आराम ले लिया मैंने। ठीक है, सो गाइस ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, एक ही टायर का गवर्नमेंट क्यों पूरा का पूरा राज्य संभाले, क्यों पूरा का पूरा भारत संभाले? बाकी टायर्स को भी काम दीजिए, वो भी संभालेंगे। पावर शेयरिंग, पावर को शेयर कर दीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, सो यार यहाँ पे देखते हैं, इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। सबसे पहली बात तो है गाइज, इंडिया पूरे, मुझे ऐसा लगता है कि सारे हमारे जो कंट्रीज है ना पूरे यूनिवर्स में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज है, मुझे उसमें से इंडिया बहुत यूनिक लगता है। नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, लेकिन एक ऐसे दौर से गया है, 250 साल किसी के राज में रहा है, उसके बाद उसमें पार्टीशन हुआ है, ब्लडी पार्टीशन, वेरी पेनफुल। 2 लाख से ज्यादा जाने भी गई थी पार्टीशन के अंदर, तो बहुत सारी चीज हुई थी। देन इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में ना क्या करा, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आप जानते हैं गाइस कि पार्टीशन के बाद भी ऐसे बहुत से स्टेट थे, राज्य थे जो राजा चला रहे थे। लेकिन इंडिया पार्टीशन के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोग चाहते थे कि ये गवर्नमेंट के तरीके से चले, राजा रजवाड़ों के तरीके से ना चले। तो गाइज जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना उनको एकत्रित करा गया, वरना इंडिया का मैप इतना सही बनता। आज इतना बड़ा मैप देखते हैं ना हम इंडिया का, इसमें इतने सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसके सबसे ज्यादा क्रेडिट इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो शायद इंडिया के बहुत सारे हिस्से हो चुके होते, सब अपने राजा अलग अलग करके मैप से बाहर जा चुके होते अपने स्टेट को लेके। बट इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को फिर से एकत्रित करा गया। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो संविधान में ये लिखा गया है कि ऐसे भी बहुत से स्टेट हैं जिनको आज भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, आज वो यूनियन टेरिटरी भी माने जाते हैं। हम जानते हैं गाइज 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो 9 हो गए, बट 8 है। 2020 में नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया था, है ना, दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया था, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, सो गाइज ऐसे बहुत से स्टेट हैं जिनके पास एक स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, सो ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको कोई इंडियन यूनियन ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, अभी भी इसको फेडरलिज्म ही बोला जाएगा।
ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो इंडिया एक इतना ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें इतना सारा काम धाम है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसलिए हमें फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम अपनाना ही पड़ा। एक गवर्नमेंट उसको नहीं, अब आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए, श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि सारा का सारा पावर सिर्फ एक नेशनल गवर्नमेंट को दे रखा है। देखिए वहाँ कितनी दिक्कतें हो रही है, वहाँ के तमिल लीडर्स भी चाहते कि यहाँ भी फेडरलिज्म आए, यहाँ भी 2-3 टायर और बने गवर्नमेंट के, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 टायर सिस्टम, हमारे संविधान में लिख दिया गया था कि भाई 2 टायर तो गवर्नमेंट के बनने ही बनने हैं, एक टायर नहीं रहेगा, 2 टायर तो बनेगा ही बनेगा, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, एंड लेटर 3rd टायर भी बनाया गया। ठीक है, 3rd टायर को आप नाम जानते हो, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी भी बोला जाता है और लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, जो गांव वाँव के अंदर जो भी संभालने का होता है, पानी, खाना, ग्रामीण जितना भी ग्राम में जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो ये लोकल गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर बिग पिक्चर में जो 2 नाम आते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, so the constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislation power between the union government and state government। तो गाइज हमारे संविधान में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से पावर्स दे रखी है। उनकी क्या पावर है, उनकी क्या पावर है, तो ये हम इसमें ना जानते रहेंगे क्या क्या पावर है, क्या क्या चीजें नहीं है। सो डज इट कंटेन्स 3 लिस्ट, हमारे पास 3 लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होता है, दोनों ही एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रहा होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, तो 3 लिस्ट कौन कौन सी गाइस, सबसे पहले पे आता है यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या होता है दोस्तों, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, डिफेंस आ जाता है, डिफेंस कंट्री का, भारत का पूरा डिफेंस का काम यूनियन लिस्ट में आ जाता है। फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। अब गाइस ये यूनियन लिस्ट कौन संभालती है, ये यूनियन लिस्ट संभालने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, यूनियन लिस्ट का जितना भी काम है, नेशनल अफेयर्स, हाई इंटरेस्ट वाले, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है गाइस। इसीलिए भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे काम करती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग वर्क करती है, इसलिए उसको ज़्यादा पावर दे रखी है। ठीक है, सो गाइस देखा जाए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, फॉरेन अफेयर्स, मतलब बाकी के देशों से फॉरेन बॉन्डिंग मजबूत करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। श्री नरेंद्र मोदी अभी 2022 में एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। तो देखा जाए आपने बहुत बार उनको देखा होगा, वो किसी श्री जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी किसी के साथ वो कहीं पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करनी होती है उनको, आपने देखा होगा ये सब चीज़ थोड़ा बहुत तो अपने मीम्स में, रील्स में, बहुत जगहों पे यूट्यूब पे सब चीज़ें फैली रहती हैं यार। तो ये चीज़ वो इसलिए करते हुए, सिर्फ वो ही करते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। वो पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेंबर होता है ना। सो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट संभालती है और यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है फॉरेन अफेयर्स। तो गाइस ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो यूनियन लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम वगैरह जितने भी लोग होते हैं वो यूनियन लिस्ट के हिसाब से ही चल रही होती है। ठीक है, करेंसी ले लीजिए, ये भी एक समझा देती हूँ। डिमोनेटाइजेशन आया था। डिमोनेटाइजेशन मतलब कि करेंसी चेंज हुआ था, सारे नोट वोट चेंज हुए थे, आपको पता ही है, करप्शन कम करने के लिए चेंज हुए थे नोट। तो इसके अंदर गाइस ये किसने करा था, अरविंद केजरीवाल जी ने करा था? नहीं, वो तो स्टेट के सीएम है, ये पीएम ने करा था। अपनी यूनियन लिस्ट में उनका ये सब्जेक्ट था, इसलिए वो इसके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से वो लॉज बना सकते हैं, उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, इससे बाहर का वो कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस list because we need a uniform policy on these matter throughout the country. Guys, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है,
ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से मिनिस्टर आ जाते हैं? पीएम आ जाता है, डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, ये सारे मिनिस्टर, होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर आ जाता है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट भी ये होते हैं, डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ठीक है। सो गाइज, यूनियन गवर्नमेंट अलोन can make laws related to this subject mentioned in the union list. यूनियन गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। सो इनके लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट फॉल डाउन हो रहे हैं गाइस, इनके ऊपर एक कोई भी लॉ बना सकते हैं, दे हैव द होल राइट, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस? इसके बाद आती है स्टेट लिस्ट की बारी। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट लिस्ट के ऊपर किसका हक होगा? स्टेट्स का ही हक होगा, ठीक है। सो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं स्टेट के सीएम के हक। स्टेट के जितने भी मिनिस्टर हैं वो करेंगे, इसमें कोई सेंट्रल मिनिस्टर हाथ नहीं दे सकता, ये स्टेट के लोगों का काम है, सेंट्रल मिनिस्टर का काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। सो स्टेट लिस्ट कंटेन्स कौन कौन से सब्जेक्ट? स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट। राज्य में जितने सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट का काम होता है। जैसे पुलिस, हर राज्य की पुलिस वो सीएम संभालेगा, अपने राज्य की पुलिस सीएम संभालता है, पीएम संभालने नहीं आता, सीएम संभालता है, ठीक है। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पानी की समस्या, इरिगेशन, पानी, बिजली वगैरह, ये सारी चीज राज्य का सीएम खुद संभालता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग काम है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? अपनी स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग काम है, ठीक है। सो गाइज, इट मेक्स लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब ये कानून बना सकते हैं अपने स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने नहीं आएगी इनका, ये अपना कानून खुद बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो एग्रीकल्चर ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, इरिगेशन ले लीजिए, सब में स्टेट का काम होता है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो फॉलो हो रहा है सब स्टेट का काम है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो गाइज, यहाँ पे देखिए कंकरेंट लिस्ट, ये थर्ड लिस्ट है, इसको कौन संभालता है? कौन सा टायर संभालता है इसको? सो इसको दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट संभालते हैं गाइस, इसको स्टेट भी संभालता है, सेंटर भी संभालता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यार कभी कभी दोनों में झगड़प नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि शादी का एक रूल बनाते हैं, शादी के बाद एक औरत 13 घंटे के अंदर अंदर अपने पति को तलाक दे सकती है। ऐसा कोई रूल है नहीं, बट मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। एंड स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं, 3 दिन के बाद तलाक दे, ऐसा रूल रखते हैं। शी इज ओनली लाइक 3 दिन के बाद ही दे सकती है वो, 13 घंटे नहीं, बहुत कम है। नहीं 13 घंटे, नहीं 3 घंटे, नहीं 3 दिन, ऐसे करके शायद कुछ डिस्प्यूट हो जाए, समझ जाइए, ठीक है। तो अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको कौन संभालेगा? डिस्प्यूट अगर हो गया दोनों के अंदर तो कौन सा रूल पास होगा? वही रूल पास होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे 2 टॉफी देनी बोली है, सेंटर ने मुझे 1 ही टॉफी देनी बोली है, दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई चाहे कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पे मान ली जाएगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। सो कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से वो आ जाते हैं गाइस, सब्जेक्ट आ जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं एजुकेशन को लेके, फॉरेस्ट को लेके, जंगलों को लेके, ट्रेड को लेके, मैरिज को लेके, अडॉप्शन को लेके, डेवलपमेंट सक्सेशन को लेके कि भारत को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इन पे दोनों का हक है, स्टेट का भी हक है एंड सेंट्रल का भी हक है, ठीक है। बट द यूनियन, यहाँ पे बताया गया, बट द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड ऑन दिस लिस्ट। अब गाइस कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे ना, इनके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल भी बना सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकता है गाइस? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे अपने लॉ बना सकता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या बताया गया है, अब शायद यहाँ पे बोला गया है इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर ये दोनों को ही राइट है ना कंकरेंट लिस्ट पे काम करने का, दोनों के ख्याल नहीं मिले, दोनों में ही वही झगड़ा हो गई, फिर क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को
उसका बात माना जाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट का बात नहीं माना जाएगा, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बात माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था, 2 टॉफी मुझे दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है अपराजिता को 2 टॉफी दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है अपराजिता को सिर्फ 1 ही टॉफी मिलनी चाहिए, वो गंदी बच्ची है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। ठीक है, सो सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको पता ही है इस चीज के बारे में कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो एंजॉय करते हैं स्पेशल स्टेटस, लाइक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आर्टिकल 370 सब जानते ही हैं, हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस। वहां पे इवन ये भी है कि कोई अगर वहां का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो वहां पे घर नहीं ले सकता। ठीक है, लैंड नहीं ले सकता, घर भी नहीं ले सकता। सो सम यूनियन टेरिटरीज आर दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, एंड दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार हो गया, फिर आपका चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। आप जानते हैं ये सारे यूनियन टेरिटरीज है गाइस। ठीक है, तो इन यूनियन टेरिटरीज पे सेंटर काम करती है या स्टेट काम करती है? सो गाइज, इन सारी की सारी 8 यूनियन टेरिटरीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है। दैट्स वाई इनको यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम ही है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज। अब ये ऐसे क्यों है गाइज? इनको यूनियन टेरिटरीज इन्हीं को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनको एक स्पेशल स्टेटस है। साथ साथ आप ये कह सकते हो कि सेंटर इनके ऊपर डायरेक्ट नजर रखती है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सेंटर देखती है। ठीक है, स्टेट नहीं देखती है, सीधा सीधा सेंटर का हक है इनके ऊपर। सो दमन एंड दीव हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड ये सारे जितने भी हैं हमारे, पुदुचेरी, इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज एंड एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अब गाइस, यूनियन टेरिटरी को स्टेट गवर्नमेंट अब से हक है उसका, कोई भी राइट, कोई भी लॉ, कुछ भी ऐसे इनसे रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा चेंज होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले उसको पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट से भी पहले। यू नो, पार्लियामेंट के यहाँ पे लॉ मेकिंग होता है, पार्लियामेंट से भी पहले उसको 2 हाउसेस के अंदर पास होना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। 2 हाउसेस का नाम आप जानते हो, राज्यसभा, लोकसभा। पहले तो यहां से पास होना पड़ेगा, लेजिस्लेचर से भी पास होना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके वो नया रूल बनेगा। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे बोला कि दमन एंड दीव को अब से दिल्ली का स्टेट संभालेगा, दिल्ली का सीएम संभालेगा। तो ये रूल ऐसे ही पास नहीं होने वाला, पहले 2 लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास जाएगा, फिर लेजिस्लेचर के पास जाएगा, फिर अगर उन्होंने हामी भर दी तो पार्लियामेंट के पास ये रूल नया बनने जाएगा। ठीक है, सो गाइज, judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. Judiciary भी बहुत ज़्यादा important role play करता है guys। judiciary मैंने आपको बताया था, courts, judges, ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, कोई भी नया लॉ बनने जा रहा होता है कुछ भी, तो इस पे मंजूरी ये भी देते हैं। ठीक है, जुडिशरी भी भाई देखता है कि ये लॉ सही है कि नहीं है, देना है कि नहीं देना मंजूरी। ठीक है, सो any of the dispute about the division of power, the high court and the supreme court make a decision. अब guys, ऐसा भी होता है कि जब कोई भी ऐसा डिसीजन बनने जा रहा होता है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ से कोई भी ऐसा नया डिसीजन बनने जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी को चेंज कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर हटा देंगे, कुछ भी इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन बनने जा रहा होता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, पहले तो इन 2 हाउसेस में जाएगा वो डिसीजन, मतलब वो नया जो भी बन रहा है वो पहले यहाँ से चेक होना पड़ेगा उसको विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी। फिर वो जाता है लेजिस्लेचर के पास और फिर वो लास्ट में इनके पास जाता है। कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मतलब एक लॉ को इनसे रिलेटेड, सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड कुछ भी होगा ना, वो इतने जगहों से पास होना पड़ेगा उसे, फिर जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, फिर लास्ट में ये भी 2 अंपायर बैठे, इनसे मंजूरी मिल गई, फिर जाके वो चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने देखा था ना, यूनियन लिस्ट के अंदर फॉरेन अफेयर्स था। ठीक है,
तो फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है क्योंकि यूनियन लिस्ट उनकी है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट हमको चाहिए, हमें दे दो। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब यूनियन लिस्ट से एक अफेयर मांग रहे हो उनका, ठीक है, एक सब्जेक्ट मांग रहे हो। तो बेसिकली ये लॉ को पास होने में पहले ये जितने भी महाराज बैठे हैं ये पास कर दे तो ही उनको, स्टेट वालों को फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो द यूनियन, यहाँ पे क्या बोला गया है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। अब गाइज हर एक सीएम अपना राज्य कैसे चलाता है, हमारे टैक्सेस से ही चलाता है। वो कुछ भी स्वच्छ भारत अभियान या कुछ भी नया राज्य में बनवा रहा है या फिर कुछ भी नई नई सड़कें बनवा रहा है, वो सब हमारे टैक्सेस से ही होती है, ठीक है। तो दोनों को ही टैक्स मिलते हैं गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है अच्छा खासा पैसा, स्टेट को भी मिलता है, ठीक है। एंड ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो इनको जो भी इनके सब्जेक्ट में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, शादी, अडॉप्शन, एजुकेशन, इन सबको बढ़ावा, इन सबको पूरा करने के लिए इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, टैक्स से मिलते हैं, ठीक है गाइस। बजट भी मिलता है इनको, टैक्स भी मिलता है। मतलब देखा जाए तो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों पैसे आते होंगे, लेकिन एक बजट के हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाता है और फिर बोला जाता है अपने आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें काम करिए, ठीक है। सो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के हिसाब से चलती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के हिसाब से चलती है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का योगदान रहता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं गाइस जैसे कि जिनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोला जाता है, मतलब जो कहीं पे भी फॉल ही नहीं हुए, इन तीनों में आए ही नहीं, उनका क्या होगा, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है, उनको स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है। जैसे जब संविधान बन रहा था, जब देश आज़ाद हुआ था, तब कंप्यूटर वगैरह बहुत कम थे, तो संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी कुछ भी लिखा नहीं गया है। अब जो सब्जेक्ट रह गए हैं ऐसे ही, जिनको लिया ही नहीं गया है, वो कौन संभालेगा, स्टेट और सेंट्रल, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि कितने जगहों पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा अधिकार मिल रहा है। जैसे सेंट्रल और स्टेट लड़ाई कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो सेंटर ने जो बोला वही हो जा रहा है। जैसे यूनियन टेरिटरीज पे भी सेंटर का ही हक है, स्टेट का हक नहीं है, ठीक है। एंड और क्या था, जैसे और भी बहुत सारा हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कह सकते हो कि रेसिडुअल सब्जेक्ट्स पे भी सेंट्रल का हक है, मतलब जो सब्जेक्ट लिए ही नहीं गए उन पे भी सेंटर का ही हक है। तो बहुत जगह सेंटर को ना पावर ज्यादा दी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पूरा पढ़ा गाइस, 3 तरीके की लिस्ट कौन कौन सी होती है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, तीनों को संभालता कौन कौन है वो भी हमने पढ़ लिया। ये भी देख लिया कि इनसे रिलेटेड कोई भी नया लॉ पास कराना है, कुछ भी कराना है, तो पहले लोकसभा राज्यसभा पे जाना पड़ेगा, लेजिस्लेचर पे जाना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, फिर जाके वो लॉ नया बनेगा, ठीक है। फिर जाके पार्लियामेंट उसको जाके बनाएगी, इन सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी है अच्छे से, एंड बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाया, क्योंकि दिमाग का थोड़ा भाजीपाला हो जाता, तो धीरे पढ़ाना ही सही था। एंड अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट्स रह रहे तो एक बार फिर से वीडियो रिप्ले करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो गाइज ये वाला जो टॉपिक है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अपन अभी बहुत थक गेला है, वो भाई बहुत ज़्यादा थक गेला है तो बॉस अपन जाके पानी पिएगा और आपसे मिलेगा दूसरी वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड और क्या रह रहा है यार, हाँ और रह रहा है मेरे सारे बच्चों बिल्कुल ठीक रहना, हेल्दी रहना, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।